Hello students, welcome back to Prapon. These days we are studying fundamental rights and yesterday I started the first category, rights to equality. I told you as per article 14, which is a very wide article, no person shall be denied what equality before law and equal protection of laws. मैंने बताया ये citizens के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है. एवरी पर्सन. आर्टिकल 14 अप्लाइज टू नॉन सिटीजन्स एज वेल. कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया. I explained you equality before law and equal protection of law. Equal protection of law is a very important concept. ये बहुत important concept है. Equality before law, as I told you, it is before law everybody is equal. और जो equality है वो rights given में भी है, duties taken में भी है. But कुछ exceptions होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, राष्ट्रपति के लिए, गवर्नर के लिए, फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए. तो वैसे इन जनरल सबके लिए लॉ कानून सबके लिए बराबर है. ना ड्यूटीज देने में भेदभाव होगा, ना राइट्स देने में भेदभाव होगा. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है. ये यूएस से लिया गया है, जबकि इक्वलिटी बिफोर लॉ यूके से लिया गया है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है दिस क्लॉज टेक्स इनटू कंसिडरेशन द प्रेवलेंट इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी. एज आई टोल्ड यू कि ये माना गया है कि असमानता समाज में है, इसलिए जो पीछे हैं उनको ज्यादा दिया जाए ताकि वो बराबर आ जाए. मैंने एक डायग्राम बनाकर भी आपको ये समझाया था. इसका मतलब जो अंडर डेवलप्ड हैं, दोज हु आर अंडर डेवलप्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स कैन बी प्रोवाइडेड सम सपोर्ट बाय देयर स्टेट सो दैट दे कैन स्टैंड एट पार विद दोज हु आर ऑलरेडी डेवलप्ड. इस आर्टिकल से या इस क्लॉज से ये भी जाहिर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कल नहीं बता पाया वो ये है, दिस क्लॉज ऑल्सो अलाउज अनइक्वल ट्रीटमेंट इन अनइक्वल सर्कमस्टांसेस. वैसे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून सबके लिए एक सा है, लेकिन अगर आपके हालात अलग अलग हैं तो हालात अलग अलग है तो आपके साथ व्यवहार भी अलग अलग हो सकता है. इसका मतलब इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वाला क्लॉज है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वाला जो क्लॉज है ये अलाउ करता है कि विभिन्न हालातों में भिन्न तरीके से व्यवहार भी हो सकता है. मतलब एक सौ के साथ हो एक सा व्यवहार, जिनके हालात एक से उनके साथ एक सा व्यवहार. क्लियर? जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन सबको रिजर्वेशन दिया जाए, सबके लिए एक से हालात हैं. जो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए एक से हालात दिए जाएं. इस कैटेगरी के लोगों को मुद्रा लोन मिलेगा, इस कैटेगरी के लोगों को मुद्रा लोन नहीं मिलेगा. किसान क्रेडिट कार्ड इस कैटेगरी के लोगों को मिल सकता है, इस कैटेगरी के लोगों को नहीं मिल सकता. इसका मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये भी अलाउ करता है कि हम लोगों को क्लासीफाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं और दो ग्रुप्स में भेदभाव भी कर सकते हैं. लेकिन जो क्लासिफिकेशन का आधार होगा वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए. वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए. मतलब जिस बेस पे हम कह रहे हैं कि कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो उसका जो आधार है वो रीजनेबल होना चाहिए. वो अगर इनवैलिड है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन अलाउ नहीं होगा. इसलिए एक से हालातों में एक सा व्यवहार होगा. इट अलाउड इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस. हालात एक से तो ट्रीटमेंट भी एक सा. इट अलाउज टेकिंग अफर्मेटिव एक्शन. इट फर्दर मीन्स दैट देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ग्रुप्स बट नॉट विद इन द ग्रुप. मतलब जो एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके बीच में तो भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, इनके बीच में भेदभाव हो सकता है. दिस पर्टिकुलर क्लॉज ऑल्सो अलाउज कि देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ग्रुप्स बट नॉट विद इन द ग्रुप. जो एक से हालातों में उनके साथ एक सा व्यवहार होगा. इसलिए आर्टिकल 14 इज वैलिड. इस में ही जितनी रिजर्वेशन पॉलिसीज है या स्पेशल प्रोविजन जिनको दिए जाते हैं ग्रुप्स को, वो आर्टिकल 14 से वैलिडेट हो सकते हैं. इसलिए आर्टिकल 14 बहुत वाइड आर्टिकल है. मैंने आपको नीट का एग्जाम्पल दिया था. अब देखते हैं आर्टिकल, ये मैंने आपको कल एक पिक्चर दिखा के समझाया था. अब आगे देखते हैं आर्टिकल 15. Article 15, which is you can say one particular case of Article 14. Article 15 very important. ये Article 14 तो सभी कैटेगरीज को you can say encompass करता है. Article 15 एक particular case है. ये कहता है state shall not discriminate who? Citizens. Article 14 नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, लेकिन Article 15 सिटीजन्स के लिए है. Article 15 कहता है state shall not discriminate citizens only on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. मतलब नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं होगा. ओनली का मतलब है
इन आधार पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो है उन पे हो सकता है। मतलब जो आधार यहाँ मेंशन नहीं है उन पे हो सकता है। मतलब रिलीजन के बेस पे भेदभाव नहीं होगा, रेस के बेस पे नहीं होगा, कास्ट के बेस पे नहीं होगा, सेक्स के बेस पे नहीं होगा, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे नहीं होगा, लेकिन जो इसके अलावा है उस पे हो सकता है। इसका मतलब ये एब्सोल्युटली ये नहीं कहता कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कुछ आधारों पर नहीं हो सकता, अदरवाइज हो सकता है। ये तो जनरल क्लॉज हो गया आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का। आपको जनरल बात समझनी है, क्लॉज 1 या 2 में इतने जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्लॉज एक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इंटेंट ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन शेल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, पब्लिक ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और पब्लिक प्लेसेस। मतलब जो पब्लिक यूज की जगहें हैं उन बेस पर, इन आधारों पर किसी को एंट्री दी जाए ना दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये पब्लिक पार्क है, इसमें इस कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, इस कैटेगरी के लोग नहीं आ सकते। ये पब्लिक रेस्टोरेंट है, इसमें इस कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते। इस रोड पे चल सकते हैं, नहीं चल सकते, जैसा कि अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था। सिविल लाइन्स एरिया अंग्रेजों के लिए है, बाकी एरिया भारतीयों के लिए है। हिली एरियाज में ये सड़कें अंग्रेजों के लिए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कम से कम इन आधारों पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी भी आ जाता है कि इन आधारों पर अनटचेबिलिटी के ये आर्टिकल 15 क्लॉज 2 अनटचेबिलिटी को भी मना करता है कि कैसी भी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती सो फार एज यूज ऑफ दीज प्लेसेस इज कंसर्न। हाउएवर क्लॉज 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। वीमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। देखिए ये जो लेक्चर्स है इसमें मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपके प्रीलिम्स लेवल का मसला हल हो जाए। डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हो जाते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं, फीचर्स होती हैं, करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर लेता हूँ, वो इसमें मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। तो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। ये जो क्लॉज है 3, ये एम्पावरमेंट है, एंटाइटलमेंट है, एम्पावरमेंट है। मतलब स्टेट को एम्पावर किया जा रहा है कि अगर नीड है तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। मतलब पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, अगर बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होगा इसके तहत, अगर 12 साल से कम की लड़की है या इस तरीके से है तो डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। अगर महिलाओं के साथ ऐसा प्लेसेस पर, जो वर्क प्लेस पे कुछ सेक्सुअल अब्यूज होगा या मिसट्रीटमेंट होगा तो उसके तहत ऐसा हो सकता है। तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल कैटेगरी के तौर पे उनके एम्पावर करने के लिए स्पेशल पॉलिसीज बना सकते हैं। 2 बातें, एक तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, दूसरा उनका एम्पावरमेंट भी हो जाए। मतलब अगर वीमेन्स रिजर्वेशन बिल आना है, अगर वीमेन्स रिजर्वेशन बिल आना है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में वो वैलिडेट हो सकता है। महिलाओं के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में 1/3 सीटें सुरक्षित की जा सकती हैं। आर्टिकल 15(3) ऐसा कह सकता है, जबकि आर्टिकल 15(1) कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो 15(3) अलाउ करता है स्पेशल प्रोविजन के तौर पे कि बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। इसलिए ये भी हो सकता है कि ट्रेन में बच्चों का आधा टिकट लगेगा, इस उम्र से कम बच्चों का टिकट नहीं लगेगा, उससे ऊपर के बच्चों का टिकट लग जाएगा। ऑल दीज पॉलिसीज इफ यू वांट टू टेल देम लॉजिकली यू कैन यूज सच लॉजिक्स। आगे बढ़ते हैं तो क्लॉज 4 आ जाता है। क्लॉज 4, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स फॉर SCs and STs. State can make special provisions for advancement of who are socially and educationally backward classes of citizens added by First Amendment Act 1951. याद रखेंगे, क्लॉज 4 ओरिजिनल संविधान में नहीं था। स्टेट चाहे तो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं इंक्लूडिंग SC STs, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। मतलब इन जनरल अगर SC ST या बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए कोई पॉलिसी बनानी है तो 15(4) में बना सकते हैं। ये इन जनरल है, मतलब चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ की, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो। रोजगार के लिए वैसे आर्टिकल 16 है, बट
15 में भी कवर कर सकते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे वजीफा हो, या कैसी भी सुविधा देनी हो इस क्लासेस के सिटीजन्स को, तो आर्टिकल 15 फॉर्म में वैलिडेट हो सकती है। इसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिटीजन SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट से क्लॉज 5 जोड़ दिया गया, जो कि इन द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग SC ST इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें कवर नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हम आर्टिकल 30 में देख लेंगे इसको। और जो EWS कैटेगरी की बात है वो क्लॉज 6 में हो जाता है। इट प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट एनी अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसी क्लॉज 6 से जो 2019 में जोड़ा गया था, EWS कैटेगरी को बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। आर्टिकल 15(6) ये जोड़ा गया था। referred to in clause 1 article 30 added by 103 एक्ट 2019, जिससे EWS कैटेगरी को जोड़ा गया था। तो दिस इज आर्टिकल 15। तो हम समझ सकते हैं कि आर्टिकल 14 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आर्टिकल 15 में बोला गया है कि इन आधारों पर रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इन बेसिस पर भेदभाव नहीं हो सकता। इससे जो अलग बेसिस हैं उन पे भेदभाव हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसके लिए ट्रेन में किराया माफ हो सकता है, लेकिन जो फिजिकली चैलेंज नहीं है उसके लिए माफ नहीं होगा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में फिजिकली चैलेंज तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपने फिजिकली चैलेंज के लिए किराया माफ कर दिया है। इसका मतलब जो 15 क्लॉज 1 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं उन पे भेदभाव नहीं हो सकता, उनके अलावा हो सकता है। लेकिन 15 क्लॉज 1 में सेक्स दिया हुआ है, लेकिन 15 क्लॉज 3 कहता है कि महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो 15 क्लॉज 3 एम्पावरमेंट करता है, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात करता है। सो दिस इज द इंटेंट ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ राइट्स टू इक्वलिटी। चलिए आगे हम देखेंगे आर्टिकल 16 and 17 and perhaps 18 also. So thanks a lot for watching this video. Thank you.